Hello students, welcome back to my YouTube channel Science Fantasy. We are doing unit number 2 solutions, and in solution we are doing colligative properties. There is 4 types of colligative properties, that is the relative loading in the vapor pressure, osmotic pressure, elevation in boiling point and depression in the freezing point. In our last lecture we discussed about the relative loading in the vapor pressure, and this lecture we are going to start with osmotic pressure. But before I start my topic osmotic pressure, you have to know what is the colligative property. So the property of ideal solution, which depends upon the number of moles of solute dissolved in a particular amount of solution, is known as its colligative property. मीन्स कि ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी सोल्यूशन के अंदर सिर्फ कितने नंबर ऑफ मोल्स सल्यूट के प्रेजेंट हैं उस पर डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है कि सल्यूट का नेचर कैसा है. दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज आर नोन एज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो आवर नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द ऑस्मोटिक प्रेशर. इन प्रीवियस क्लासेस you have learned about the what is the osmosis and what is the डिफ्यूज़न. आपने ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बारे में जो आपकी प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें पढ़ा हुआ है. जनरली आप 9th क्लास से इस चीज़ के बारे में पढ़ते हुए आते हो, और आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में एक लॉ पढ़ा हुआ है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न. तो उसमें आपने क्या पढ़ा हुआ है, व्हाट इज़ द डिफ्यूज़न? स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट. स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट. जब दो चीज़ें आपस में कंप्लीटली मिक्स होती हैं, एंड किस लिए मिक्स होती हैं? टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर. क्या बनाती हैं? होमोजीनियस मिक्सचर. तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं. अब होमोजीनियस मिक्सचर का क्या मतलब है कि अगर दो चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं तो द कंसंट्रेशन इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सोल्यूशन. जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या होगी? आपकी सेम होगी. अब स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग का मतलब अपने आप मीन्स कि यहाँ पे आपके सोल्यूट के मॉलिक्यूल भी मूव करेंगे और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे? एक दूसरी तरफ मूव करेंगे, और जब तक वो कम्प्लीटली मिक्स होके एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं देते हैं तब तक जो है वो स्टॉप नहीं होती प्रोसेस, एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द डिफ्यूज़न. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्या किया, रूम के एक कॉर्नर पे क्या किया, एक धूप बत्ती जलाई. ओके, धुंधले क्या होती है, उसकी जो फ्रेगनेंस होती है या उसका जो स्मोक होता है पूरे रूम में यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन अ डिफ्यूजन. ओके, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग यहाँ पे होती है. बट ऑस्मोसिस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द डिफ्यूजन, बिकॉज इन प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वी नीड अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. वी नीड ए सेमी permeable membrane. You have to know about the what is the semi permeable membrane. As you know, semi means half. Okay, permeable means allow. permeability का मतलब जो चीज़ क्या करे? allow करे. and membranes एक परत या झिल्ली जो भी आप कह लो. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी क्या कह सकते हो, या इसको आप क्या कहते हो? सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन. सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब कि कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर भेजेगी या बाहर भेजेगी, बाकी चीज़ों को ये अलाउ नहीं करेगी. हर एक चीज़ इससे जो है वो नहीं पास हो सकता. तो ऑस्मोसिस के प्रोसेस में एक तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है. एंड जो सेकेंड डिफरेंस है कि इन केस ऑफ ऑस्मोसिस ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट नॉट सोल्यूट. ऑस्मोसिस के केस में हमेशा किसका फ्लो होगा? सॉल्वेंट का. मैंने आपको डिफ्यूजन बताया था कि सल्यूट भी मूव करेगा और सॉल्वेंट भी मूव करेगा, लेकिन वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑस्मोसिस देन ओनली मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल एट ऑल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एट ऑल, नॉट द सोल्यूशन. प्लीज अटेंशन दिस पॉइंट, ओनली मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. सो अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, व्हाट इज द ऑस्मोसिस? तो you can say the net spontaneous flow of solvent molecule from the solvent to the solution. या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, the flow of solvent molecule from solvent to solution
थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, मैंने आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बता दिया। आप कह सकते हो कि एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है वो मूव करता है सोल्यूशन की तरफ थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। द प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोसिस, द प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोसिस। या इसको आप अलग तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू द मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। या आप कह सकते हो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट होती है लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन टू द मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर करना कि व्हाट डू मीन बाय द लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन एंड व्हाट डू मीन बाय द मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। कंसनट्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चे कि जो आपका सोल्यूशन है उसमें सल्यूट का जो अमाउंट है वो कितना प्रेजेंट है। तो जहाँ पे जो सल्यूट का अमाउंट होगा वो लेस होगा, वो क्या होगा, लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। एंड इट मीन्स क्या, यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है। और मोर कंसनट्रेटेड का मतलब जहाँ पे सल्यूट का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स कहाँ है कि जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है वहाँ सॉल्वेंट वहाँ की तरफ मूव करेगा जहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट कम है। एंड बीच में एक मेम्ब्रेन आएगी जो सिलेक्टिवली परमेबल एंड जो है आपका या फिर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द ऑस्मोसिस, this process is known as the osmosis. Now osmosis is of two type. One is the exoosmosis and second is the endoosmosis. One is the exoosmosis and second is the exoosmosis. अब ये आपका कैसा है, ठीक है। अब इसमें आपने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करी। सपोज करो कि हमने एक कंटेनर लिया हुआ है लाइक दिस, और इसमें एज सच कोई हमने मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ शो कर रही है, सपोज करो ये जो आपकी ये चीज़ जो शो हो रही है दैट इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब जो हाफ चीज़ों को जो है वो अलाउ करती है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। अब इसमें क्या होता है कि अगर जो मॉलिक्यूल है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो बाहर की तरफ आएगा तो वो क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस। और अगर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ जाएगा दैट इज द एंडोऑस्मोसिस। यानी कि व्हेन द मेम्ब्रेन परमिट द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू कम्स आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज द एक्सोऑस्मोसिस। और जब यही मेम्ब्रेन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अंदर एंटर करने की परमिशन देती है दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज द एंडोऑस्मोसिस। उसको हम क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस। हम एक थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस आपका पेपर में आता है और डिफरेंस किसका है आपका, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सो आपका फर्स्ट डिफरेंस तो वही आ जाएगा कि ऑस्मोसिस के केस में जो आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, यहाँ पे रिक्वायर्ड। यू कैन से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। एंड वही डिफरेंस इसमें आएगा, नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड। यहाँ पे या नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे किसी भी टाइप की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है। ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ओनली फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, यहाँ पे आपका इस केस में जो ऑस्मोसिस का केस है वहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूव करते हैं, सोल्यूट के मॉलिक्यूल जो है मूव नहीं करते हैं। एंड इस केस में सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट, सॉल्वेंट एज वेल एज सोल्यूट मूव्स डायरेक्टली ईच अदर। मतलब जो चीज़ ज़्यादा होगी वो चीज़ कम की तरफ जो है वो मूव करेगी, चाहे वो सोल्यूट हो चाहे वो क्या हो, सॉल्वेंट है। इस केस में आप कह सकते हो कि ये जो चीज़ होती है ये कैसे होती है बेटा,
ये टेक्स प्लेस होती है कि कोई भी जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन की लोअर कंसंट्रेशन से उसी सोल्यूशन की हायर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब मैंने आपको बता दिया है लोअर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे सोल्यूट जो है वो कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, और यहाँ पे सोल्यूट क्या है, ज़्यादा है। और इस केस में क्या होता है, और डिफ्यूज़न के केस में बिल्कुल रिवर्स है। यहाँ पे जो होती है, जो मूवमेंट होती है पार्टिकल की, वो हायर कंसंट्रेशन टू क्या होती है, लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है आपका जो पार्टिकल होता है। ओके, जो आपका ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, इट अप्लाइड्स ओनली टू सोल्यूशन, यानी कि अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है, ओनली अप्लाई टू सोल्यूशन, सिर्फ ये सोल्यूशन तक क्या है आपकी लिमिटेड है। बट जब आप ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न की बात करते थे 5th यूनिट में लास्ट ईयर, तो वहाँ पे आप जो है बात करते थे कि वहाँ पे गैसेस का भी डिफ्यूज़न होता है। तो ये किस में अप्लाई होता है, गैस एज वेल एज सोल्यूशन, दोनों में आपका जो है ये अप्लाई होता है। ये आपका, और एक लास्ट डिफरेंस इसका मैं करवाना चाहूँगी कि जो आपकी ऑस्मोसिस होती है उसको आप रिवर्स कर सकते हो, इट कैन बी रिवर्स। रिवर्स का मतलब इसको आप, जैसे ऑस्मोसिस की प्रोसेस चल रही है तो इसको रिवर्स मतलब उल्टा कर सकते हो, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स, कैन नॉट बी रिवर्स। तो जी जो आपकी ये वाली प्रोसेस है डिफ्यूज़न की, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बीच में आपका एक बेसिक सा जो है डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से आप इसको कर लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। नाउ अब हम बात करते हैं जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं बहुत ज़्यादा डीप में ना जाते हुए कि व्हाट इज़ द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर आपने बहुत ध्यान से, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक जो है कंटेनर लिया, इसको मैंने यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, यहाँ पे मैंने जो है वो सोल्यूशन लिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया। ओके, हमें पता है कि ऑस्मोसिस के अंदर जो सॉल्वेंट होते हैं वो सोल्यूशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। अगर हम एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्सेस प्रेशर सोल्यूशन की तरफ, ऑन द सोल्यूशन, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सोल्यूशन, मतलब अगर हम एक प्रेशर अपोजिट साइड से अप्लाई करेंगे जिससे क्या हो कि जो सॉल्वेंट की एंट्री हो वो सोल्यूशन में क्या हो जाए, बंद हो जाए, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज प्रेशर इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। यानी कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए जो मिनिमम एक्सेस प्रेशर आप अपोजिट साइड से लगाते हो उसको आप क्या बोलते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, द मिनिमम एक्सेस pressure that has to be applied on the solution to prevent entry of the solvent in the solution and through semi permeable membrane। ये तो आपका वेल नोन है कि आप जो है यहाँ पे इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूर यूज़ करोगे, बिकॉज ऑस्मोसिस प्रोसेस रिक्वायर्ड सेमी परमेबल ब्रेविन। यहाँ से थोड़ा सा आपको एक और भी चीज़ मैं बताऊँगी कि अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर जो है अप्लाई करते हो सोल्यूशन पे, on the solution, the solvent will flow from the solution into the pure solvent through a semi permeable membrane। तो वो जो आपका प्रोसेस होता है वो आपका क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये जो आपका आरओ का काम होता है, मतलब कि जब हमने क्या किया कि एक मिनिमम जो है हमने क्या किया, हायर प्रेशर लगाया ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा, अभी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया था उससे भी ज़्यादा प्रेशर हमने लगाया कि सोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए एंट्री ऑफ द सॉल्वेंट। तो उस सोल्यूशन को हम जो है वहाँ पे जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उससे जो हायर प्रेशर हम लगा देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी कि जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है उसको रिवर्स कर देते हैं। ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या है
कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो कहाँ मूव करते हैं, सोल्यूशन में मूव करते हैं थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो चीज़ क्या है आपकी ऑस्मोसिस है। लेकिन अगर एक हम प्रेशर अप्लाई करते हैं हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द सोल्यूशन के ऊपर, जिससे क्या होता है जो सॉल्वेंट है वो फ्लो करेगा, विल फ्लो फ्रॉम द सोल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट। मतलब कि ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स हो जाएगी ऑस्मोसिस की, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस ऑरो। अभी इसका यूज़ आप कहाँ करते हो, जो आपका ऑरो प्लांट्स लगा होता है वाटर की प्यूरिफिकेशन के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, तो वहाँ पे जो है ये चीज़ यूज़ की जाती है। और वहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे ही प्रोसेस होती है, लेकिन वहाँ पे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी यूज़ होती है, सेलुलोज एसीटेट की। किसकी यूज होती है, सेलुलोज एसीटेट की। रिवर्स ऑस्मोसिस वाले केस में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हम जो है वो यूज़ करते हैं। पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चंस आ जाता है, तो सो डू इट केयरफुली। नाउ इसकी हम डेरिवेशन करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे हमने लास्टली जो है डिराइव किया था रिलेटिव लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर, ऐसे ही एक्सप्रेशन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। ओके अब एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाउंड किया गया है जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है पाई से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई। एक्सपेरिमेंटली ऐसा फाउंड किया गया है कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर T एंड इट्स मोलर कंसंट्रेशन C। यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑफ ए सोल्यूशन इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन एंड इट्स टेम्परेचर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी पाई ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड वो कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यू कैन से पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ओके अब यहाँ से जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो है सिंबल है, अगर ये हटेगा तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएगा और इक्वल टू आएगा, तो आप इसको लिख सकते हो पाई इज इक्वल टू R इंटू सी इंटू टी। यहाँ पे जो R है, R को जो है हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, सोल्यूशन कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। हमने क्या लिख दिया, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, या जो पर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि हम यहाँ पे इस इक्वेशन में जो C है उसके प्लेस पे N बाई V पुट कर सकते हैं। देन पाई इज इक्वल टू N बाई V आर टी। पाई इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करेंगे तो पाई V इज इक्वल टू N आर टी। पाई V इज इक्वल टू क्या आ गया, N आर टी। ये जो इक्वेशन होती है ये आपकी जो पाई है वो क्या है, आपका प्रेशर है, बी क्या है, वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर जो आपका सोल्यूशन कांस्टेंट है जो इक्विवेलेंट है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के, और क्या है, टी आपका टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होती है इसको कहते हैं वॉन थॉप इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, आपका पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी आपका क्या होता है, आपका होता है वॉन्ट Hopf equation for dilute solution। want of equation होता है dilute solution के लिए। अब आप कैसे प्रूव करोगे कि जो ये आपका है ये पाई इज इक्वल टू जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है या मतलब सॉरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं। तो आप यहाँ से देख रहे हो इक्वेशन की कि जो पाई है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। तो जो चीज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है वो चीज़ क्या होती है, वो प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, हैंस ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
अब यहाँ पे आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करते हैं तो हमने जो सोल्यूशन होता है उसको 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। आपके सोल्यूशन होते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, उसके बाद होता है एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन, और एक थर्ड वन होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं? द सोल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड हेंस सेम कंसंट्रेशन इज नोन एज द आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया सेम। ऐसा सोल्यूशन जिसमें जो है सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और सेम कंसंट्रेशन होगी, दो सोल्यूशन की जब कंपैरिजन करेंगे तो उनमें दोनों में जो है सच सोल्यूशंस बोथ दोनों की सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और सेम ही कंसंट्रेशन होगा, तो उसको आप क्या बोलोगे? आइसोटोनिक सोल्यूशन। क्योंकि इसमें सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसलिए जो ऐसे सोल्यूशंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोऑस्मोटिक भी बोलते हैं सोल्यूशन को। अब बात करते हैं हाइपर और हाइपोटोनिक। सपोज करो मैंने दो सोल्यूशन लिया ए एंड बी, इसको मैंने क्या किया? कंपेयर किया। अगर ए और बी की आपस में जो कंसंट्रेशन सेम है तो वो तो आपका क्या हो जाएगा? आइसोटोनिक सोल्यूशन। लेकिन सपोज करो ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? बी से ज़्यादा है। ओके, तो जिसकी कंसंट्रेशन कम है, जैसे सपोज करो बी की कंसंट्रेशन क्या है? कम है, तो वो क्या होगा? हाइपोटोनिक। एंड ए की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन आपका यहाँ पे होता है। यानी कि जो मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा दैट सोल्यूशन इज नोन एज कंपेयर टू अदर। जब भी ये बात करेंगे दो सोल्यूशन की कंपेरिजन की बात करेंगे, द मोर कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एज कंपेयर टू डाइल्यूट सोल्यूशन इज नोन एज द हाइपरटोनिक, एंड लेस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज नोन एज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ से आपका एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, what is the isotonic, what is the hypertonic, what is the hypotonic solution। अब यहाँ पे आपकी कुछ फिनोमिना होती हैं जो हम एक्सप्लेन करेंगे इसी के बेस पे, ऑस्मोसिस के बेस पे। तो वहाँ पे जो फर्स्ट फिनोमिना होती है, आप कोई भी चीज़ डाल, जैसे कि सपोज करो रो मैंगोज़ हैं, रो मतलब कि जो कच्चे आम होते हैं उससे आप क्या बनाते हो? पिकल्स बनाते हो। पिकल्स क्या होते हैं बेटे? अचार होते हैं। तो उसमें आप देखते हो कि जो आप कच्चे आम लेते हो वो बिल्कुल फ्रेश वाले होते हैं, उसमें वाटर का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, लेकिन वो जब उसका आप पिकल्स बनाते हो, अचार बनाते हो, तो वो श्रिंक कर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये जो रो मैंगोज़ होते हैं उनमें आप सॉल्ट लेते हो और क्या लेते हो? ऑयल। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो क्या है? ऑयल है, और जो सॉल्ट है वो क्या है? सोल्यूट है। अब इसमें क्या है? ऑयल के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। रो मैंगोज़ के अंदर जो होती है वो क्या होती है? सॉल्वेंट ज़्यादा है, सोल्यूशन कम है, तो जो वाटर होता है वो धीरे धीरे क्या करता है? सॉल्ट के अंदर मूव कर जाता है। इस वजह से आप कोई भी फ्लावर लो, कोई भी वेजिटेबल लो, अगर वो श्रिंक कर गई होती है, सूख रही होती है, आप उसको थोड़ी देर के लिए वाटर में रख देते हो तो वो फिर से स्वेलअप हो जाती है, फिर से फ्रेश नज़र आती है। उसका रीज़न क्या है? वहाँ पे ऑस्मोसिस की प्रोसेस वहाँ पे आपकी चलती है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट है आपकी कंडीशन, दैट इज़ द कंडीशन ऑफ एडिमा। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ एडिमा? ऐसे पीपल जो अपने खाने में लॉट ऑफ सॉल्ट लेते हैं, यानी कि जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, टेकिंग सॉल्टी फूड, मतलब ज़्यादा नमक वाला जो है खाना जब वो खाते हैं तो क्या होता है कि उनमें जो एक स्वेलिंग और पफिनेस डेवलप हो जाता है टिश्यू में। देन देयर टिश्यू, उनके जो टिश्यूज़ आपको पता है बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स, थोड़ा बायोलॉजी की है। देयर टिश्यूज़ डेवलप स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब फूल जाते हैं, और पफिनेस मतलब वही है कि फूल जाएंगे। तो ये जो कंडीशंस होती है दैट कंडीशन इज नोन एज द एडिमा। और ये कब होता है? कि जब कोई चीज़ सॉल्टी खाता है, सपोज करो ये टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं ऐसे, तो इसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो जो ये इंटरसेलुलर स्पेस होगा वहाँ से जो वाटर होगा वो सेल के अंदर मूव करेगा और ये क्या कर जाएंगे? स्वेल कर जाएंगे। तो स्वेल कर जाते हैं, दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज द एडमा। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एडमा बोलते हैं। उस कंडीशन को जब वो पफिनेस वहाँ पे क्या हो जाता है? डेवलप हो जाता है। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, किसका डिटर्मिनेशन करेंगे हम? सोल्यूट का। डिटर्मिनेशन ऑफ, जैसे लास्ट वाले में किया था, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट बाय ऑस्मोटिक प्रेशर। आपको वॉन्ट ऑफ इक्वेशन याद है? पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो कि बिल्कुल इक्वल है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है।
यहाँ पे जो आपका पाई है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, आर सोल्यूशन कांस्टेंट है जिसकी जो वैल्यू है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होती है, एंड टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगर हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट लिया जिसका वेट मतलब हमने कोई 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम जो भी आपने क्या लिया, सोल्यूट लिया, और इस सोल्यूट को क्या किया आपने, डिज़ोल्व किया। किस में डिज़ोल्व किया, V लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हमने क्या किया, डिज़ोल्व किया। ये जो हमने W2 ग्राम सोल्यूट लिया, सपोज करो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, M2। M2 क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया सोल्यूट का। तो जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये W2 अपॉन क्या हो गया, M2, किसकी वैल्यू आ गई, N की। अब हम इस वैल्यू को यहाँ इक्वेशन पे पुट करेंगे वन टॉप पे, देन मेरा क्या हो जाएगा, पाई V इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 एंड R T। ये चीज़ हो गया। हमने क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर इस चीज़ को यहाँ पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू W2 इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई इंटू वी। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास सोल्यूट का कैलकुलेट कर सकते हो। आप हर जगह देखते हो बेटा कि जो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। मॉलिक्यूलर, अगर आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कम होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी। ये इसके क्या है, हमेशा जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप इसको यहाँ से करेंगे, इस हिसाब से हम यहाँ पे कुछ अब आगे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इसके बिहाफ पे। तो हमारा जो न्यूमेरिकल होगा वो इन्हीं जो है दो इक्वेशन पे चलेगा। एक तो आपका जो है पाई वी इज इक्वल टू NRT, दूसरा आपका CRT जो भी है आपका, तो उस पे चलेगा। तो ये है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे इसका सोल्यूशन करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि पाई की वैल्यू बोली हुई है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन। ये मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब क्या है, कंसंट्रेशन टर्म होती है सोल्यूशन की। तो 0.01 मोलर ऑफ केन शुगर एट 300 केल्विन। यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 300 केल्विन, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, आपने फॉर्मूला पुट करना है, पाई इज इक्वल टू CRT, पाई इज इक्वल टू CRT। तो आपको सी की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.01 इंटू, ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 0.0821 एंड टी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 300। तो जब आप इसको सबको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या जाता है, 0.2463 एटमॉस्फेयर। तो जो पाई की वैल्यू होगी वो आपकी क्या जाएगी, 0.2463 एटमॉस्फेयर वैल्यू के। सिंपल से न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके, बहुत ज़्यादा आपको घुमा के नहीं दिए होते हैं। हाँ, बस आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि सोल्यूट क्या है और आपका क्या है, सॉल्वेंट क्या है। नाउ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सोल्यूशन। अभी कंसंट्रेशन की बात कर रहा है तो आप सबसे पहले लिख लिया अगर आपको क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर विच हैज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई की वैल्यू दे दी गई, कितनी दे गई, 2.46 एटमॉस्फेयर, एंड आपको अगेन टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। तो वैल्यू वही होगी, पाई इज इक्वल टू CRT, बट आपको C पूछा हुआ तो आप इक्वेशन को रीअरेंज करोगे, C इज इक्वल टू पाई अपॉन RT। पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2.46। R जो है अभी आपको देखना है कि R की वैल्यू आप क्या लो, और T टेम्परेचर 300। बेटा ये चीज़ क्या है, एटमॉस्फेयर में ली गई है, किसमें, एटमॉस्फेयर लीटर में ली गई है, टेम्परेचर केल्विन में। तो इस टाइम जो R की वैल्यू होगी वो आपको दी होगी 0.0821, भाई लीटर एटमॉस्फेयर वाली, अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया है। तो 0.0821, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये चीज़ आपकी आ जाएगी 0.1 मोलर। कितना आ जाएगा, 0.1 मोलर जो है वो आपकी क्या आ जाएगी,
कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आ जाएगी। नाउ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 250 क्यूबिक सेंट। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये जो आपको दिया होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ml के। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया, वॉल्यूम कितना दिया गया, 200 ml दे दिया गया। ऑफ एंड सोल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। यहाँ पे आपको ये दे दिया गया मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि जो W2 कितना दिया गया, 1.26 ग्राम, ठीक है, प्रोटीन का। द ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ दिस सोल्यूशन एट 300 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर भी आपको दिया गया 300 केल्विन, और ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया गया, 2.57 इंटू 10 की पावर -3 बार। कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन, आपको क्या निकालना है, M2 निकालना है यहाँ पे, जो भी आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो बेटा, जो आपकी पाई की वैल्यू है ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो किस में दी हुई है, बार में, ये चीज़ यहाँ पे केल्विन में दी हुई है, ये चीज़ यहाँ पे आपको ग्राम में दी हुई है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको लीटर बार में दी हुई है ना ये चीज़, आपको यहाँ पे जो वैल्यू, जो आप आर की वैल्यू लोगे, आर की वैल्यू क्या होगी, 0.083 लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये चीज़ आप लीटर में कन्वर्ट करोगे। जब इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या, लीटर के लिए 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 0.2 लीटर। कितना आ जाएगा, 0.2 लीटर आ जाएगा। तो आपका फॉर्मूला भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ था पीछे, M2 इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू T अपॉन पाई इंटू V। पीछे हमने वैल्यूज पुट कर दो, 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 अपॉन पाई की वैल्यू है 2.57 इंटू 10⁻⁻3 और इंटू V आपका 0.2 लीटर यहाँ पे आपका आ जाएगा। जब इसको एज सच आप सॉल्व करोगे तो जो आपकी वैल्यू आएगी 61039 ग्राम। तो मैं यहाँ पे आपको फिर एक बार कहूँगी कि आई एम यूजिंग कैलकुलेटर हेयर बिकॉज आई हैव लेस टाइम, देयर इज़ नो मोर टाइम टू कैलकुलेट। बट बेटा आप कभी भी कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करोगे बिकॉज कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड इन योर फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम। सो आप अपनी कैलकुलेशन को जो है ऐसे ही करोगे, जो है आपका जो है बिल्कुल भी आप कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करोगे, ताकि ड्यूरिंग प्रैक्टिस जो है आपकी हैबिट डेवलप हो कैलकुलेशन की और आप उसको कर सको। होप सो आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इसे पूछ सकते हो, मोड्स आपको पता है आपको कैसे पूछना है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।